हेलो गाइस, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कैथोड रे को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एनोड रे के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ई गोल्डस्टीन ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, और यानी कि जे थॉमसन से पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था। जे थॉमसन ने तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की एक बताई थी कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज, लेकिन इससे पहले ही ई गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज की खोज की थी, एनोड रे जिसको कहते हैं। तो एनोड रे पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि जो कैथोड रे था, ठीक है, हम लोगों ने कैथोड रे का देखा था कि कैथोड रे के मामले में जो E/m का रेशियो है, मैंने पहले कहा था कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, उसको मास अपॉन चार्ज को कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो E/m भी लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में। तो जो एनोड रे के केस में स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू गैस के बदलने पर बदलते रहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग मास और चार्ज होंगे, ओके, और उसके चलते आपका स्पेसिफिक चार्ज बदलते रहेगा। लेकिन कैथोड रे के टर्म्स में स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू वही का वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो वही है, आपका इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलम, और उसका जो मास है वो भी फिक्स है। तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू वही का वही रहता है कैथोड रे के टर्म में। बट एनोड रे के टर्म में क्या होगा कि जैसे ही आपने गैस को बदला, आपका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू बदलते रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके इसके बारे में अभी तुरंत बताऊंगा। फिर सेकंड क्या है, द मास ऑफ द पार्टिकल वाज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों द मास ऑफ द पार्टिकल वाज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब सबसे पहला बात कि फिर एनोड रे निकलते क्यों है। आखिर आपको लग रहा होगा कि फिर कैथोड रे तो समझ में आ गया कि कैथोड ट्यूब से निकल रहे हैं, बट एनोड कहाँ से निकल रहे हैं। तो दरअसल क्या होता है कि ये देखो, ये देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद देखो ये नेगेटिव, यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जमा हो जाएगा। लेकिन बीच इसमें ये वैक्यूम नहीं है, याद रखना। जो भी कैथोड रे ट्यूब होता है कभी भी वैक्यूम नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई गैस रहता है और लो प्रेशर पे रहता है, और यहाँ हाई वोल्टेज रहता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स, तो बीच में तो गैस के थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो मिलेंगे। तो ये जो हाई इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं गैस के एटम से, ठीक है, मान लो कोई गैस ले लिए जैसे कि ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, या कोई और गैस ले लिए, तो उस जब ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बहुत तेजी से यहाँ इस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे पॉजिटिव चार्ज की ओर बहुत तेजी से जाएंगे। तो बीच में तो ऑक्सीजन गैस के एटम मिलेंगे। मान लो मैंने भी ऑक्सीजन ले लिया लो प्रेशर पे, तो ऑक्सीजन गैस के एटम के जो पहले सेल है, उस सेल के इलेक्ट्रॉन को वे जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है उसको किक आउट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा देर बाद समझाऊंगा इसको क्या कि एनोड रे निकलते हैं, क्योंकि अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ बताने जा रहा हूँ कि रिवॉल्व कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है एटम का। तो चलो पहले उसको बताता हूँ, तब समझ में आएगा कि आखिर एनोड रे भी क्यों निकल रहा है कैथोड रे के साथ साथ, ठीक है। तो अब आते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे। इसको याद रखना, मैं भी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। और इस पे अब आते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे, क्योंकि अब चूंकि थॉमसन ने अपना इलेक्ट्रॉन का खोज किया, और थॉमसन के समय में अब तक पता चल चुका था कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक न्यूट्रल उसका नेचर होता है, न्यूट्रलिटी। अगर उसको आयन में बदलोगे तो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल होता है। अब थॉमसन ने सोचा कि क्यों ना कुछ मॉडल बनाए, तो उसने क्या किया कि एक कहा कि जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक एटम जो है वो एक स्फीयर के समान है, जिसमें कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज इम्बेड होते हैं। जैसे आपने खरबूजा देखा है, खरबूजे में क्या होता है, सब लाल होता है, और बीच में काला काला उसका बिया होता है, बिया या फिर सीड कहो। तो जो काला काला है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो पूरा लाल लाल उसका बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली, याद रखना, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ये नहीं कि इधर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का, वैसा नहीं। तो थॉमसन ने ये कहा कि ये इस तरह से है, ठीक है। इसको वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कहा, अरे बस समझ में, वाटरमेलन। इसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है, बस ये कहा कि ये होता है। और ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि आपको अब एक सवाल बहुत अच्छा आता है कि थॉमसन ने यही क्यों कहा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ऐसे हो, स्फीयर ही हो, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो, ठीक है।
उस काले वाटरमेलन का जो स्ट्रक्चर है उसमें यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आपका जो वाटरमेलन का जो जिसमें लाल लाल पूरा होता है उसमें काला काला प्रोटॉन डाल दे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो, इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज इम्बेड हो नेगेटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज स्फीयर में। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे होता है। अच्छा देखो, ये चीज़ दिख रहा है, ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही, इसकी जगह प्रोटॉन्स क्यों नहीं है? अब बाकी नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है? अगर इसका उल्टा कर दे तो क्या होगा कि ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं किया थॉमसन ने, ये एक सवाल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब थॉमसन थे तो उस समय तक जब तक जो जानकारी थी उसके अनुसार एटम न्यूट्रल होते हैं, और जब भी किसी मेटल को या और किसी चीज़ को मान लीजिए गर्म करते हैं, बहुत सारे फिनोमेना, जैसे एक फिनोमेना अगर किसी मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और फिर जब कोई करंट फ्लो करता है तो करंट में मेनली इलेक्ट्रॉन से फ्लो करते हैं। आपको पता है ना कि करंट मान लीजिए करंट किधर फ्लो करेंगे, करंट मान लीजिए ईस्ट की ओर फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किधर की फ्लो करता है, वेस्ट की ओर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं यहाँ पर था कि इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट पर जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज निकलते हैं, तो थॉमसन ने यही मॉडल रखना उचित समझा, क्योंकि ऐसा रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि पूरा स्फीयर ही नेगेटिवली चार्ज हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होगी? आ रही बात समझ में? जब सर ये क्वेश्चन भी था आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने इसको यहीं बताया, बाद में भी बताऊंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी आप अपने टीचर से भी पूछे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपके टीचर से ज़्यादा पता है, लेकिन क्लास में जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा एक साइंस के लिए। ठीक है, एक रिसर्च मेंटेलिटी पैदा हो, मैं बस यही चाहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल बहुत ही एक वेग सा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें तो न्यूक्लियस भी नहीं है, लेकिन आज तो पता है कि न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन होता है। लेकिन थॉमसन ने अपने समय में जो नॉलेज था उस समय के लोगों में, अपने समय में सबसे बेस्ट ये उस समय मॉडल दिया। लेकिन थॉमसन का ही एक अथी था, स्टूडेंट था जिसका नाम था रदरफोर्ड, इसका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड शायद मेरे ख्याल से। तो एक्सपेरिमेंट होते गया, 1903 में ऐसा थी में दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने। 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जैसा मैं उसका फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, फिगर कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से अल्फा पार्टिकल का सोर्स है और ये गया, और बाकी जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, क्यों, फ्लूरेसेंस के लिए। जहाँ जहाँ ये टकराएंगे इसके वहाँ एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, इसलिए ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया गया है। ओके, और स्फेरिकल स्क्रीन है, ऑब्वियसली लेंगे स्फेरिकल स्क्रीन ताकि 360 डिग्री कवर हो जाए, इसलिए ऐसा लिए हैं। और बाकी यहाँ पर ये बीचों बीच क्या है, थिन गोल्ड फॉइल है, बहुत थिन गोल्ड फॉइल। क्योंकि आपको यहाँ गोल्ड ही क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए और भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेलिबिलिटी है, आई मीन मेलिबिलिटी या डक्टिलिटी, जो गोल्ड का जो मेलिबिलिटी या डक्टिलिटी उसी को कहते हैं ना, शायद अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर लेना, कि डक्टिलिटी उसको कहते हैं कि जितना हो सके थोड़े से मेटल में ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम खींच सके पीट के। तो गोल्ड का डक्टिलिटी शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, या मेलिबिलिटी, क्योंकि कुछ ही ग्राम गोल्ड का बहुत ज़्यादा मीटर तक उसका तार बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थिन किया जा सकता है, इसलिए गोल्ड फॉइल लिए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी का मेरे ख्याल से, या मेलिबिलिटी का, आप चेक कर लेना एक बार। दोनों में कुछ मुझे अच्छी लग रहा है, मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन गोल्ड फॉइल इसे लेगा। आप दूसरा भी चीज़ भी ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। और मेन चीज़ यही है कि इसमें रदरफोर्ड ने यही चीज़ किया कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से ये गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पर ये जाके अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेसिकली। आप बार बार अल्फा कह रहे हो, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो यार। तो देखो, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, ये और कुछ नहीं, याद रखना, ये और कुछ नहीं बल्कि हीलियम ही है। ठीक है, हीलियम क्या होता है, इसका हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4। ठीक है, एटॉमिक मास। मैं आप सबको कहता हूं कि प्लीज 1 to 30 तक आप सबके एटॉमिक मास याद कर लो, एटॉमिक नंबर याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद सब फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक मास प्लीज याद रखना। स्कूल में कहा जाएगा 20 तक ही, लेकिन आप कम से कम 30 तक याद रखो। ठीक है, और सबका देखो कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, बिकॉज सिर्फ पढ़ना नहीं है। ओके, उसमें देखना है कि क्या है, ऑब्जर्व करो। ठीक है,
सो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। यही है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ मास हो गया और एटॉमिक मास 4 और ये 2, ये हो गया अल्फा पार्टिकल। और ये पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या पता चलता है, मैं बता देता हूँ उससे क्या पता चला। रदरफोर्ड ने देखा कि बहुत सारे जो मतलब जो अल्फा रे हैं वो ऐसे ही पास हो गए। इसका मतलब एटम में बहुत सारा स्पेस जो जगह है वो खाली है, ठीक है। फिर एक चीज देखा कि हर एक 20,000 अल्फा का जो बीम था उसमें से केवल एक ऐसा था जो वापस 180 डिग्री पर लौट आया, यानी ऐसे गया और ऐसे लौट आया। इसका मतलब बीच में कोई बहुत ही ठोस पॉजिटिवली चार्ज है कोई चीज, क्योंकि तभी तो रिपेल करेगा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ये अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है बीच में तो तभी तो रिपेल करेगा, 180 डिग्री पर वापस लौटाया। बाकी और किसी डिग्री पे वो नहीं डिफ्लेक्ट किया बल्कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट किया। और कुछ ऐसे थे जो मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि 90 डिग्री से कम एंगल पे, ठीक है, ये 90 डिग्री से कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब जरूर इसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज भी हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ों से उन्हें लगा कि एटम जो है यही है रदरफोर्ड कि एटम कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस। Second, the entire positively charged particles are present in the center of the atomic sphere. The entire, आप समझ में, जितना पॉजिटिवली चार्ज है एटम का वो पूरी तरह बीच में कंसंट्रेटेड है। दिस कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज मास विद इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। The size of the nucleus is very small compared to the size of the total volume of the atom. In fact, अगर मैं आपको सही बताऊं कि डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस कितना है, लगभग 10⁻⁻13, ठीक है। डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर। याद रखना, सेंटीमीटर, आपको अति करने के लिए मीटर भी दिया जा सकता है, लेकिन ये सेंटीमीटर में इस अति है न्यूक्लियस का डायमीटर का रेंज है, और ये एटम के डायमीटर का रेंज है। आपको लग रहा हो कि अरे यार ये 10⁻13 ये तो कुछ ज़्यादा है, दरअसल ज़्यादा नहीं है, ये कम है, क्योंकि -13 है और -13 इसको ऐसे लिखेंगे 1/10⁻13। तो नीचे जितना वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ही पूरा का वैल्यू क्या हुआ, घटते जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब देखो समझ में आ रहा है, इसलिए ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है। दरअसल 10⁻13 10⁻8 में कौन बड़ा है, 10⁻8 बड़ा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? सेंटीमीटर लिख ही लो, ठीक है। तो जो एटम का डायमीटर है वो लगभग 10⁻8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में है, और जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में है। द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम मस्ट रिवॉल्व अराउंड, याद रखना यहाँ मस्ट लिखा हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करना। द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम मस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरियस डिस्टेंसेस एट वेरी हाई स्पीड्स, at very high speeds in order to counterbalance the electrostatic force। अब बात समझो कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें दिखा कैसे, आखिर उनका आंख अंदर सॉरी पूरा नहीं हुआ है, टू बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आखिर अब आप समझोगे कि आखिर उन्हें दिखा कैसे कि गोल गोल घूम ही रहे हैं, ठीक है। ऐसा कैसे उन्हें लगा कि गोल गोल घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्योंकि वो तो बस देखा कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इधर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दरअसल बच्चे क्या होगा मैं बताता हूँ कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है और बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में तो अट्रैक्शन होगा। आपको पता है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट विथ ईच अदर एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये अट्रैक्ट होगा तो ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंटर में केवल पॉजिटिव चार्ज मिला। इसका मतलब यह है कि जरूर कुछ दूसरी कोई कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, चार्जेस के बीच में कौन से फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए जरूर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हाई स्पीड से घूम रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से घूम रहे होंगे तो जरूर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, ये रुका हुआ नहीं होगा, अगर ये चलता हुआ नहीं रहेगा, रुका हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम लोग को पता है कि एटम एग्जिस्ट करते हैं, ओके। सो ये स्थिति है, तो इसीलिए इसको बहुत हाई स्पीड में घूमते रहना होगा, इसको चारों तरफ, ठीक है। आ रहा है समझ में? तभी तो काउंटर बैलेंस कर पाएगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहना चाहिए। अभी मैं आता हूँ थोड़ा तो फिर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, इसमें फिर गड़बड़ी क्या है, इसमें आखिर गड़बड़ी क्या है? तो गड़बड़ी यह है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके बारे में मैं इसका डिफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। दरअसल आप मेरे साथ रहना थोड़ा देर। देखो, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है इट इज ए ब्रांच ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स दैट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, बॉडीज के लिए नहीं, क्योंकि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Gm1m2/r², इसको कि न्यूटन ने थी किया था, ठीक है, लेकिन वो चार्जेस नहीं है, अर्थ और सन चार्जेस नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये थियोरेटिकल फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स में भी कई ब्रांच है, तो थियोरेटिकल फिजिक्स का एक ब्रांच है। एंड करेंट क्या होता है, दैट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट यूजिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लासिकल न्यूटोनियन मॉडल। अरे बस में क्लासिकल न्यूटन जो F=m में है, ये सब जो फॉर्मूले हैं, जितना भी न्यूटन ने बताया, ग्रेविटेशन होता है वगैरह वगैरह, लॉज ऑफ मोशन हो गया, इन चीजों को कंसिडर करके जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को और के इंटरेक्शन को और करंट को पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि अगर कोई चार्ज Q1 है, ठीक है, और Q2 है, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा EF बराबर क्या हो जाएगा, KQ1Q2 अपॉन, मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो KQ1Q2 अपॉन R² हो जाता है, ठीक है। हालांकि फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने आपके साथ एक थोड़ी सी थी कि यहाँ R³ करके यहाँ डॉट वेक्टर R दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये भी तो बताना होगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। हमेशा याद रखना, प्लीज प्लीज प्लीज, फोर्स में हमेशा डायरेक्शन का ध्यान देना। हमेशा लोग भूल जाते हैं कि फोर्स का हमेशा, तो ये मैं क्या किया, KQ1Q2 अपॉन R³ कर दिया इंटू डॉट R का R वेक्टर, ये और कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक है। तो ये हालांकि बाद में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता दिया। ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, मैं इसको भूल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है मेरे ख्याल से, तो ये चीज़ आप समझते हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्या होता है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहती है कि अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है, तो ये चार्ज अपनी एनर्जी रेडिएट करती रहेगी, एनर्जी रेडिएट करती है ये, ठीक है। और एनर्जी अगर इस चार्ज की, बाहर वाले चार्ज की कम होती रहेगी तो एक समय आएगा कि चार्ज ऐसे 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 घूमते घूमते इसी में समा जाएगी, ठीक है, और कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन एटम एग्जिस्ट करता है, एटम कोलैप्स अगर ऐसा होता तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता, न्यूक्लियस में चला जाता और कोलैप्स कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम एग्जिस्ट करता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास भी नहीं था। अंत में 1913 में, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप कंट्राडिक्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आइसोटोप की खोज ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कैसे गलत सिद्ध किया। तो दरअसल डाल्टन ने ये कहा था, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर बताया था कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। यही तो गलत है। आपको पता है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब आइसोटोप क्या होता है, तो आइसोटोप जिनका आइसोटोप उसको कहते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास हो। जैसे हाइड्रोजन जो 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन नेचर में ये 3 अथी में एग्जिस्ट करते हैं। देखो तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एक का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का एटॉमिक मास 2 है, तीसरे का एटॉमिक मास 3 है। इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। तो यहाँ तो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि डाल्टन ने कहा कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ये सभी हाइड्रोजन ही है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये आइडेंटिकल है? ये सभी सेमी एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन के ही हैं, लेकिन क्या आइडेंटिकल है? नहीं, इनका मास अलग अलग है। और ये आइसोटोप कहा जाता है जिनका सेम, ऐसे पेयर, ऐसे एटम्स जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, तो उसे आइसोटोप कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आप घबराओ नहीं। ये चीज से हम, ये क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में, तो यहाँ से मैंने लिया है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। हाउ डिड ही कोरिलेट दिस विद द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वही बताया, इससे पहले ही बताया कि अगर हाई स्पीड में नहीं घूमे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ, तो क्या होगा, ये दोनों खींचे चले आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एटम का स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगा। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और एटम नेचर में एग्जिस्ट भी करता है। तो इसीलिए ये बताना जरूरी समझा गया कि जरूर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, और भी बहुत वेरी हाई स्पीड से, वेरी हाई स्पीड। उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि इतना माइक्रोस्कोप की आंख से दिखेगा भी नहीं ये चीज, माइक्रोस्कोप से, तो कैसे उन्होंने बस अनुमान लगाया था, ठीक है। उसके बाद
हम आते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। 1913 में बोर नाम के नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने इस चीज को पोस्टुलेट किया, क्योंकि दिक्कत ये आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करके अंत में न्यूक्लियस में ही चला जाएगा। क्लासिकल इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स का थ्योरी है कि जो पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में वेरी हाई स्पीड से घूम रहा है किसी चार्ज के अलोंग, तो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी वो लूज करता है, और एनर्जी लूज करते करते उसका स्पीड कम होते होते न्यूक्लियस में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बोर ने कहा कि देखो भैया, ये होता है कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनका एक खास एनर्जी होता है। ठीक है, क्या कहा बोर ने, मैं फिर बताता हूँ। ये बोर एटॉमिक मॉडल है, उसमें उन्होंने कहा कि देखो भैया, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये न्यूक्लियस हो गया और KLMNO ये ऑर्बिट्स हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि के से ही क्यों स्टार्ट किया गया इस ऑर्बिट को। इनफैक्ट NCERT में भी किसी भी बुक में KLMNO लिखा हुआ, ABCD क्यों नहीं लिखा हुआ। आप इसका जवाब अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊंगा। तो ये n=1 पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट। बोर ने कहा कि देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिसेबल सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। वो किसी सर्टेन परमिसेबल सर्कुलर पाथ में ही न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी। हर ऑर्बिट का एक डेफिनेट एनर्जी होता है। ओके, ऐसा नहीं कि इसका मतलब आपका सबका एनर्जी सेम होगा। सभी ऑर्बिट का एनर्जी एक डेफिनेट ऑर्बिट का एनर्जी होता है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स constant as long as it revolves in a particular path। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एक खास एनर्जी होगा, वो एनर्जी उतना ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका खास एनर्जी है। दूसरे ऑर्बिट में जो घूम रहा होगा तो उसका एक खास एनर्जी है, और ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ना एनर्जी रूल्स करेगा, ना एनर्जी गेन करेगा। उसका एक खास एनर्जी है। जब तक इलेक्ट्रॉन ये पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जब तक पहले ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाए या दूसरा वाला पहले ऑर्बिट में आ जाए, तो इसको भी हम पढ़ते हैं कि an electron moves from a lower energy level to a higher energy level when it absorbs energy from an external source। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कि जितना ज्यादा आप दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस से, उतना ही ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ते जाता है। यानी सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होगा फर्स्ट ऑर्बिट से। मैंने वहां 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है ऑर्बिट 1 से। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो इसको कुछ एनर्जी लूज करना होगा, कुछ एनर्जी इसको घटाना होगा अपना, तभी इसमें आ पाएगा, नहीं तो इसमें नहीं आ पाएगा। या फिर अगर 1 ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को 2 ऑर्बिट में जाना है तो चूंकि 2 ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा है, 1 का कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करना होगा, बाहर से ही सही कुछ ना कुछ गेन करना होगा, तभी ये क्या होगा सेकंड ऑर्बिट में जा पाएगा। आपको समझ में ये चीज, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर वही सेकंड लाइन यही कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट एनर्जी व्हाइल जंपिंग फ्रॉम हाई एनर्जी से लो एनर्जी में। ऑब्वियसली अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल जाएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, वो रेडिएट करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो कुछ एनर्जी उसको ऑब्जर्व करना होगा, तभी वो जा पाएगा। कोई एक्सटर्नल सोर्स उसको ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्वियसली उसको एक्सटर्नल सोर्स में। तो आप वीडियो तो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये चीज देखेंगे, उसका डेनोशन, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं ये चीज देखेंगे। ठीक है, सो अभी इधर के इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।